बाई टू एम वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो, जीरो रहेगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी mgh, जितनी इसकी हाइट है, जितनी हाइट है मेरी टेबल से इसकी हाइट, या टेबल से या ग्राउंड से ले, मान लो ग्राउंड से लेते हैं ना, तो जितनी इसकी हाइट है उतना mgh, मास ऑफ दिस बॉल प्लस टाइम्स जी प्लस एच, ये है mgh। तो अभी बताओ पॉइंट, इसको पॉइंट आई समझो, जो मैंने पकड़ रखा है इसको पॉइंट आई समझो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो, है ना। तो दोनों का सम अगर करेंगे तो वो कुछ एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट आई। अब मैं इसको छोड़ दूं मान लो, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जैसे जाएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी हाइट कम होती चली जाएगी बेटा, कम जो ना, कम देखो हो गई। U इक्वल टू एम जी एच है। अगर हाइट कम, अगर हाइट की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक। और अगर जब ये नीचे आएगा, देखो अब जब ये जब ये बॉल नीचे आएगी तो इस पे कुछ ग्रेविटी लग रही होगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, जब चीज नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी या ज्यादा होगी, जाएगी, बढ़ेगी। पॉइंट आई पे तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। पॉइंट एफ पे कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, v इक्वल टू वी। नहीं, पॉइंट एफ पे तो जीरो नहीं होगी ना बेटा, हम गिरने से पहले देख रहे हैं। देखो आप, अब हाँ ये डाउट हो सकता है किसी को कि बिल्कुल नीचे गिरे, नहीं, ये फ्लोर मानो तो ये गिरने से पहले की बात हो रही है, गिरी नहीं है अभी ये फ्लोर पे, तो जीरो तो नहीं है, कुछ वेलोसिटी है उसकी। तो v इक्वल टू वी, तो अभी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि हटेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि एच कम हो रहा है। तो लेकिन हमारा कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या बोलता है, अभी हमने समझ लिया कि बॉल के साथ हो क्या रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि हमारी टोटल एनर्जी जो पॉइंट आई पे है ई आई, और टोटल एनर्जी जो पॉइंट एफ पे है ई एफ, ये दोनों बराबर रहेंगी, ई आई इक्वल टू ई एफ। तो जो हमारा डिक्रीमेंट आया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, यू में, उतना ही इंक्रीमेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी के में। यानी कि जितनी हमारी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कम हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो टोटल एनर्जी जो बॉल में थी, जो हमारी बॉल में टोटल एनर्जी थी, वो रही क्या, सेम, पॉइंट आई और पॉइंट एफ। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अगर किसी को कुछ डाउट है तो हाथ खड़ा करो बेटा, अदरवाइज हाथ नीचे कर लो। ठीक है, बताओ अंकिता, अंचल, सरोज, मुस्कान, क्या डाउट है बेटा। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दें, अरे चलो रिपीट करते हैं। क्या समझ नहीं आया वो बताओ आप, मैं वही चीज आपको बता दूंगा जो आपको समझ नहीं आया। सर ये दोनों इक्वल कैसे हुए, थोड़ा सा। ये दोनों इक्वल कैसे देखो, मेरे 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 फेस को देखो खाली, ये बॉल है, ठीक है, यस सर। दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है ना, ये बॉल है, अभी ये रुकी हुई है या चल रही है, रुकी हुई है। ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है क्या, नो सर। काइनेटिक एनर्जी मोशन से आती है, जब चीज मूव करती है तो आती है। अगर वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ टाइम्स मास ऑफ दिस बॉल टाइम्स वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला देखो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। तो अगर ये मूव करेगी तो आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी, बट ये मूव नहीं करी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, क्योंकि ये अर्थ के ग्राउंड लेवल से ऊपर है ना। इस हाइट की वजह से इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उनका सम, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा इसके लिए। क्यों,
क्योंकि ये एनर्जी जब ये बॉल नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी ना, क्योंकि हाइट कम हो रही है, ये वाली हाइट कम होती जा रही है, mgh की वैल्यू कम होगी। बट ये उसी के साथ साथ एक वेलोसिटी भी गेन करती जाएगी, उस वेलोसिटी की वजह से इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मोशन की वजह से। तो जब ऊपर थी तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बट ये जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी अपने, तो उस टाइम पे इसके पास, सपोज ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, और क्या बचेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का सम है वो इक्वल होता है, ये हमारा बात करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस है बेटा, है ना? यस यस सर। यस यही है। अब देखो किसी बच्चे का डाउट था कि सर ये इक्वल, जब बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट, लाइक ये अगर मान लो ये ग्राउंड है, अगर इस पे गिर गई तो इसमें सब कुछ ही जीरो हो गया ना पोटेंशियल बचा ना काइनेटिक। क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो इसलिए होगी क्योंकि ग्राउंड पे हाइट जीरो हो गई, काइनेटिक इसलिए जीरो होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बताओ कहाँ गई एनर्जी? आप लोग बताओ एनर्जी कहाँ गई? कोई बता सकता है? डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, डिस्प्ले पे देखो कहाँ गई। साउंड हीट साउंड, कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ लाइट में। तो देखो अगर बॉल के केस में देखें तो बॉल में तो हमें सिर्फ साउंड सुनाई देगी, है ना? बॉल जब टप्पा खाएगी नीचे फर्श यस पे गिर सर के तो वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी ना। यस सर हीट में भी कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट होगी, वो बता पाएगा साउंड कोई? हीट कैसे होगी हीट में कन्वर्ट? आप ठीक बताओ। बताओ बेटा, कोई बोल रहा था, बोलो। कौन बताएगा बेटा? हाँ सिमरन आप बताओ। सर शायद जब वो बार बार गिरेगी तब। बॉल जैसे नीचे आएगी तो वो नीचे फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाएगी और सर वहाँ पे हीट हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट। देखो अगर अगर ग्राउंड पे बॉल नीचे हिट करेगी तो यहाँ ये पॉइंट पे ना हीट डेवलप हो जाएगी, कुछ हीट डेवलप होगी। बट ये बार बार, जब किसी ने बोला बार बार टप्पा खाएगी तो हीट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, एक तो ये है, और दूसरा ये बॉल जो है एयर में मूव कर रही है ना? बोलो Yes, जेई sir. वालों, यस सर जेई का एग्जाम देना है बेटा आपको, बोलते रहो। एयर एयर में मूव कर रही है तो कुछ एयर भी तो इस पे ड्रैग लगा रही होगी ना, एयर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, एयर का भी तो कुछ फ्रिक्शन होगा ना। तो उसकी वजह से क्या गर्म होगा, उसकी वजह से एयर गर्म हो जाएगी थोड़ी बहुत, वो हमें दिखेगी नहीं बट होता है ऐसा। आप मान लो अभी के लिए कि एयर हीट हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ये हो गया। अब देखो, तब हम बात कर रहे थे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की, तो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहाँ हम बात कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी की, बट नेक्स्ट टाइम जब हम साउंड, हीट और लाइट और अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी को इंक्लूड कर लेंगे तो हमने मैकेनिकल हटा दिया, सिर्फ बोल दिया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ना? तो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो मेन लॉ कौन सा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? मेन बात कौन सी हुई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा मैकेनिकल मेन बात हुई, मैकेनिकल तो इंक्लूड इसमें हो गया ना। अगर एनर्जी की बात कर लिए तो मैकेनिकल तो आ ही गया, प्लस में ये भी आ गए। तो ये जो एक्चुअल मेन लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप लोगों ने बताया था स्टार्टिंग में इधर। चलो ठीक है, अब कोई मेरे को ये बताएगा कि इसके अलावा भी एनर्जी एक्सेट्रा भी लिखा है ना यहाँ पे, साउंड, हीट, लाइट एक्सेट्रा, तो इसके अलावा कौन से फॉर्म हो सकती है जहाँ पे एनर्जी लॉस हो सकती है, बताओ। कौन बताएगा बेटा? कोई नहीं बता रहा। सरोज आप बताओगे, आंचल आप बताओगे बेटा, मुस्कान? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो जब बॉल नीचे गिरेगी तो कुछ एनर्जी तो साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में हो जाएगी, कुछ लाइट, लाइट तो यहाँ होगी नहीं, बट और इसके अलावा भी कोई तरीका है कि जहाँ पे एनर्जी लॉस हो सकती है या वेस्ट हो सकती है? सर वेट में शायद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ आया किसी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में भी हो सकती है बेटा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अगर मानो कि ये बॉल
यहाँ पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी होता तो उसमें ये बॉल मूव करेगी। आपने पढ़ा क्या? 12th का स्टार्ट हुआ आपका सिलेबस? नहीं हुआ? नो No, सर। sir. नहीं हुआ ना? फिर No, चलो ये sir. चलो नहीं हुआ तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? फिर आपकी गलती नहीं है बेटा। तो मतलब एक चीज याद रखोगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कुछ होता है, बस मैं एक बार शब्द देख लिया तो याद रह जाएगा, मैं याद दिलाऊंगा आपको बाद में। ओके सर। ठीक है। अब आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल दिस वन H2+O2+H4, इसमें मास कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? सर कंजर्व होगा। रहेगा। यही Yes, बोल रहा sir. है कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। तो अब ये बताओ, इसके इसीलिए हम, क्योंकि मास कंजर्व रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। कोई मेरे को हेल्प करेगा इसको बैलेंस करने में? क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है? यस सर। No, सपोज वाला yes. बैलेंस। बैलेंस नहीं है बेटा, ये जिसने बोला बैलेंस है वो एक बार ध्यान से देखेगा। चलो अब इसमें क्या करूं मैं इसको बैलेंस करने के लिए? फिर H2 के आगे और H2O के आगे 2. साथ मल्टीप्लाई। है ना? देखो अभी यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम हो गए? 2 टाइम्स 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर भी 4 हो गया, है ना? यस इधर सर। 2 ऑक्सीजन था तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों साइड Yes, बराबर हो sir. गए हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गई Yes, इक्वेशन, sir. ठीक है ना? और मास बैलेंस भी देखो, यहाँ पे अगर 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम अगर रिएक्टेंट्स थे, तो बाद में जाके जो प्रोडक्ट्स है उनका मास भी 36 ग्राम ही बनेगा ना। देखो 4 + 32 सर और यहाँ पे 36। 36, है ना? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात करता है। और तीसरी चीज मैंने बताई कि आइंस्टीन सर ने जो बोला था E = mc², उसमें मास और एनर्जी एक दूसरे में आपस में इंटर कन्वर्टेबल रहेंगे, ठीक है? यार आज क्या हो रहा है? ठीक। तो ये कब होगा? E = mc² कब होगा? एक बात तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक बात तो बोल रहा हूँ कि मास कंजर्व रहेगा, दूसरा बोल रहा हूँ कि एनर्जी और मास एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये कब होगा? ये होगा तब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, है ना? तब न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे तब ऐसा होगा बेटा। तो न्यूक्लियर फिजन हो या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो, बस तब ये ऐसी चीजें होंगी। अदरवाइज आमतौर पर मोस्टली हम यही चीजें देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में एनर्जी मास इक्विवेलेंस का यूज होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही न्यूक्लियर रिएक्शंस हो पाती हैं। बट इन डेली लाइफ इन मोस्ट ऑफ द आवर एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मास इज मोर डोमिनेंट लॉ। मास हमारा कंजर्व रहे, ठीक है? चलो अब लास्ट आया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर क्या? बिफोर कोलिजन पढ़ा था ना, संघटक, Yes, sir. Yes, है ना? sir. ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना? ये वाली बात तब आप कोलिजन पढ़ाएंगे तो एक और अच्छे से आएगी ये बात। अभी हम इंट्रो ही चल रहा है मोस्टली, तो तब आपको पता चलेगा, तब कोलिजन चैप्टर पढ़ेंगे कि अलग अलग कंडीशन होंगे। यहाँ पे देखो परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। बट लॉ क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम में क्या है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, और वो किसके बराबर होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारा लॉ करता है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आया, अब बताओ इनमें से सही आंसर क्या है? कौन बताएगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब लोग, सिर्फ वही हाथ खड़ा रखेंगे जो आंसर बताना चाहेंगे। और स्टूडेंट आए प्लीज प्लीज, और जिनको आता है वो हैंड रेज कीजिए। किसी किसी को मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, आपका इंटरनेट का इशू रहेगा बेटा। अभी तो सही चल रहा है सब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए, ग्रेट ग्रेट।
क्वेश्चन, हाँ ओ हाँ ये शो, हाँ बेटा ये, अरे आंसर ही दिख गया सबको। ठीक है, अभी आंसर कौन बताएगा? अब बताओ कौन सा आंसर है? अंकिता आप बताओ। The law of conservation of electric current. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्व, अच्छा हाँ ये तो हम सॉल्व ही कर चुके, इलेक्ट्रिक करंट का लॉ, ये हमारा इसका सही आंसर है। बट क्या ये लॉ एग्जिस्ट करता है? ऐसी कोई चीज होती है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या? माइक ऑन नो करके बता सर। सकते हैं बेटा, नहीं होता ना। अगर मैं इस करंट को काट के या चार्ज कर दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सही हुआ या नहीं हुआ? होगा ऐसा लॉ? यस सर। है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 12th का पढ़ लिया होगा या फिर वो देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कहीं और, तो ये बात उनको याद होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तब हम मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा 12th में, तो ये बात वहां पे बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों ने ये बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसा है। देखो, जैसे हमारा काइनेटिक्स में मास होता है ना, और एक चीज होती है वेलोसिटी, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है चार्ज, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है करंट। तो मास तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो उसका कंजर्वेशन हो रहा है। अगर मास मूव करने लगे तो क्या होगा? वेलोसिटी मिल जाएगी उसको। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, अगर चार्ज मूव करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसी बात हुई। तो इस कोरिलेशन से आपको समझ आएगा थोड़ा कि करंट का कंजर्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी का कंजर्वेशन नहीं हो सकता। उस तरीके से इसको जोड़ के समझो तो समझ पाओगे आप। मोशन ऑफ मास गिव्स वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ चार्ज गिव्स करंट। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। अब तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। No नो डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए। No sir. नो सर। ठीक है, अब बताओ बेटा, मेरे मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा किसी को? No sir. No, ठीक। sir. अच्छा, सुनाई भी नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो सही है। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब बताओ इनसे आप क्या समझते हो? मेरे को वर्ड बताओ, जैसे मैं पहले पूछ रहा था ना आपसे कंजर्वेशन के टाइम पे, वो सब उस तरीके से बताओ, आपको क्या समझ आता है इससे। तो जो भी वर्ड आपके मन में आ रहा है वो बताते चले जाइए। यूनिट्स जैसे बेटा एक एक करके बताओ, मैं नाम लेता रहूंगा। हाँ नैन्सी बताओ, बताओ। सर एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है, एक चीज ये आई याद। नवीन आप बताओ। मितिका ने बताया फंडामेंटल। सर यूनिट, हाँ सर, सिमरन आप बता रहे थे बेटा कुछ। सर यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिससे भी मेजर किया जाता है उससे कंपेयर किया जाता है। ग्रेट ग्रेट, स्टैंडर्ड एक वर्ड हम याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, और कोई बताएगा? सर डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल होंगे फिर डिराइव्ड होंगे। ठीक है, बताएंगे आपको सबको। और करतार बेटा आप बताओ, करतार सिंह के नाम से ज्वाइन किया है आपने बेटा। सर डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड, ठीक है, ओके। और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा कुछ? माइक ऑन करके बताइए। ग्रेविटेशन। हाँ रीमा बताइए, रीमा देवी, संगीता कुमारी। सीजीएस यूनिट्स, सीजीएस। और सर एमकेएस और एफपीएस। एमकेएस यूनिट्स एंड एफपीएस यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ, जैसे एसआई होगा स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, और ये होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये क्या होगा? मीटर। एमकेएस क्या होगा? कोई बताएगा? मैं खुद ही भूल गया यार ये। ग्राम सेकंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको पता है भाई, सबको। ठीक है, और एफपीएस क्या हुआ? फुट पाउंड और सर फुट पर ठीक है। ग्राम सेकंड। तो ये तो हो गए टाइप, है ना बेटा? हाँ, फुट
लेंथ का यूनिट फुट होगा, मास का यूनिट पाउंड होगा और टाइम का यूनिट सेकंड होगा, है ना। पाउंड पाउंड बोल रहा है कोई, पाउंड बोल रहा है, वो सेम ही चीज है बेटा। पाउंड पाउंड अपन उसी को बोलेंगे, ठीक है। अभी आई बातें, देखो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ यूनिट। अभी आया फंडामेंटल, स्टैंडर्ड और डिराइव्ड। इनमें सबसे जो एक्यूरेट चीज है ना, जो डिफाइन करती है यूनिट एंड डायमेंशन को, वो है स्टैंडर्ड, है ना। ये इस वर्ड को समझते हैं स्टैंडर्ड को। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि बेटा दूध ले आओ, है ना, दूध ले आओ, या फिर बोलूं कि कपड़ा ले आओ, तो आप मेरे से पूछोगे सर कितना कपड़ा लेके आऊं, कैसे बोलोगे? मैं बोलता हूँ, मान लो नितिका को बोलता हूँ कि बेटा मेरे को कपड़ा चाहिए, आप जाओ बाजार से कपड़ा ले आओ, और ये बोल देता हूँ कि बेटा एक काम करो 2 लीटर कपड़ा ले आओ, तो आप ला पाओगे? नो सर। 2 लीटर कपड़ा नहीं ला पाओगे। सर मीटर्स में नो होगा। सर। मीटर्स में होगा, ठीक है। तो आपको पता है इन सब चीजों का, बट हम उसको डेवलप करेंगे उस अंडरस्टैंडिंग को कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे को आप 2 मीटर दूध ले आओ, तो कैसा लगेगा? नो सर 2 लीटर दूध होगा। 2 लीटर होगा, या फिर किलोग्राम में भी देख सकते हैं अगर वेट करके लेके आए तो। देखो हम उस चीजों को नापने का तरीका है। अब देखो मीटर आया, किलोग्राम आया, ये सब चीजें क्या है। अब मेरे को भी पता है कि 1 किलोग्राम मास कुछ होता है, आपको भी पता है कि 1 किलोग्राम मास कुछ होता है, ठीक है ना। आपको भी पता है कि 1 लीटर को कैसे नापते हैं, मुझे भी पता है 1 लीटर कैसे नापते हैं। तो किसी ने तो वो चीज डिफाइन करी होगी और सबको बता दिया होगा कि भैया 1 लीटर की वैल्यू जो है, 1 लीटर कुछ होता है इतना, ठीक है, और 1 किलोग्राम होता है कुछ इतना मास, है ना। तो पहले ये सब चीजें किसी ने तो डिसाइड करी होंगी ना, तभी तो हमें और आपको पता है कि 1 किलोग्राम इतना होता है, 1 लीटर इतना होता है, या 1 मीटर इतना होता है। तभी हम इफेक्टिवली मेजर करके कपड़ा भी ला पाएंगे, मिल्क भी लेके आएंगे, या फिर 1 किलो सेब बोलूं तो सेब भी लेके आएंगे, ला पाएंगे ना। यस सर। यस। तो वही वही एक स्टैंडर्ड किसी ने सेट किया होगा, पहले देखा होगा, फिर वो स्टैंडर्ड सेट किया होगा, उसी के चारों तरफ घूमेगा हमारा ये सारा चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। अब देखो यूनिट और फिजिक, ये मेरे लिए कोई पढ़ेगा? आप रीमा आप पढ़ दो, रीमा देवी का फिजिकल क्वांटिटी। सर कैन आई रीड? हाँ हाँ बेटा पढ़ो। The quantities which can be measured by an instrument and by means of which we describe the law of physical world. ठीक, अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट आई, मेजर्ड बाय एन इक्विपमेंट, ठीक है, और दूसरा डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। पहली बात पे फोकस करते हैं अभी। मेजर कर सकते हो, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं बेटा? माइक पर बताते सर रहिए। मीटर में एक स्केल लेंगे हम, उसमें मेजर कर लेंगे कि ये दोनों के बीच के पॉइंट है, इसकी कोई लेंथ है, ठीक है। और वेट को कैसे मेजर करेंगे? Weighing machine. वेइंग मशीन से, या फिर बैलेंस से, किलोग्राम में, है ना, केजी में, बैलेंस से, ठीक है। और क्या बचा? और वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे? लीटर्स में, मीटर क्यूब में भी करेंगे, या लीटर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मीटर क्यूब इज द स्टैंडर्ड यूनिट, लीटर हो गया अपना एफपीएस, है ना। नहीं एफपीएस नहीं हुआ, इसमें हुआ एफपीएस ही हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 बट स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये तो आती रहेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो सब चीजें आएंगी, ठीक है। अब हमारा मतलब क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हम डिफाइन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब मैं मेजर करूं, मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठा हूँ, अगर मैं एक मेजरिंग स्केल लूं और मेजर करूं, तो मेरे पास भी वही रीडिंग आनी चाहिए जो अगर आप अपने घर पे ले जाके स्केल से मेजर करो, या आपके घर पे कोई स्केल हो उस पर मेजर करो, तो आपके पास भी वही रीडिंग आनी चाहिए। तो वो मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए कि इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो दूसरा, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी लॉज हैं, चीजें हैं, उनको डिस्क्राइब कर पाए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए, यही हुआ। अब देखो एक यूनिट में 2 चीजें होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, वो 2 चीजें बताओ क्या है? देखो डिस्प्ले पे भी लिखा है, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू n टाइम्स u। पहली चीज है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज क्या है?
यूनिट। इसके एग्जाम्पल दीजिए बेटा, एग्जाम्पल्स बताइए। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लेंथ का, एग्जाम्पल लिख देता हूँ 1 मीटर। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? वन और यूनिट क्या है? सब मीटर। मीटर है। तो देखो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर हो गया हमारा यूनिट। तो कोई भी, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें दो चीज आएंगी, एक तो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आएगा यूनिट। अब मेरे को और एग्जांपल बताओ, लेंथ ये बताओ पहले तो। सर जैसे लेंथ ऑफ क्लॉथ 4 मीटर। लेंथ, मास और वॉल्यूम, ठीक है। लेंथ के बताया आपने 4 मीटर, चलो तो सेम ही बात हुई। या फिर 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, या 1 फीट लिख सकते हैं ना, या 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना, या 10 mm लिख सकते हैं। ये सब किसके यूनिट हुए? हाँ, मिलीमीटर लिख सकते हैं। ये किसके यूनिट हुए बेटा? लेंथ लेंथ के यूनिट। अब सेम मेरे को मास के बताओ, सब मास के बताओ एक एक करके। 1 ग्राम, 1 ग्राम, 2 किलोग्राम और 1 kg। 1 kg। वो तो सेम बात है, केजी आ गया, सेम हुआ। और बताओ। सब 1 पाउंड। पाउंड लिख दिया, ठीक है। और बताओ। बस इतने ही होंगे। पाउंड भी वैसे मास का यूनिट नहीं है बेटा, वो वेट का आएगा। केजी, ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, ये सब रहेगा, है ना। अब वॉल्यूम का बताओ। वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर, 1 मिलीमीटर 1 मीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो देखो, अब इन सब वैल्यूज में, इन सब वैल्यूज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि देयर इज अ न्यूमेरिकल पार्ट टू इट एंड देयर इज अ यूनिट पार्ट टू इट। न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट पार्ट। ऐसे देखो, न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट पार्ट, सब में यही है, यस सर। है ना। तो Yes, ये क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। ये आप सबको पता है, बट हम लर्न कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूनिट की बात हमने कर ली थी, अब ये कोई बच्चा पढ़ेगा? Measurement of any physical quantity involves comparing with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit. ठीक है। आप कौन पढ़ रहा था? मुस्कान पढ़ रही थी शायद, कोई और पढ़ रहा था? See, Yes, sir. हाँ बेटा, आप The पढ़ो, measurement मुस्कान of पढ़ो, फिर any मैं col- बताऊंगा सबको। The measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic, arbitrarily chosen, internationally accepted reference standard called unit. ठीक है। अब देखो, हमने यूनिट की डेफिनेशन डाली है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट कहाँ थे हमारे? यूनिट ये थे, मीटर इज यूनिट, किलोमीटर यूनिट है, फीट को भी यूनिट बोलेंगे, सेंटीमीटर, mm, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर, मीटर क्यूब, ml, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। तो अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि इसकी देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आर्बिट्रेरली चोजन, नंबर 1। दूसरा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। और तीसरी चीज हुई कंपैरिजन, कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक, ठीक है। अब बताओ कि अगर मैं 1 किलो सेब लेने जाऊंगा मानो, तो क्या करेगा सेब वाला? एक साइड 1 किलोग्राम का वेट रखेगा और दूसरे साइड अपने उसमें बैलेंस में सेब रखेगा, है ना। तब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब उसकी जो सुई है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो वो बोलेगा कि लो सर, 1 किलो सेब हो गए, आप ले जाओ, हुआ ना। अब सोचो मेरे यहाँ पे मेरे घर के पास जो सेब लेके आएगा, अगर वो उसका 1 किलो का वेट इतना बड़ा हो, ठीक है, और अगर आपके घर के ऊपर जो सेब लेके आएगा, वो बोलेगा कि सर मैं तो इसको 1 किलो बोलता हूँ, तो कैसा लगेगा? अब मेरे को 1 किलो सेब लेने जाओगे तो बहुत सारे सेब मिलेंगे, आप लेने जाओगे तो थोड़े से सेब मिलेंगे।
कम मिलेंगे। और मैं भी यही बोलूं कि यार मैं तो 1 किलो सेब लेके आया हूँ, और आप भी यही बोलो कि मैं भी 1 किलो सेब लेके आया हूँ, तो फिर दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। यस सर। तो क्या होना चाहिए, एक यूनिट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, कि जो मेरे पास 1 किलो है, जिसको मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, आप भी उसी को 1 किलो बोलो, तभी तो मैं बोल पाऊंगा। या फिर मैं बोल दूं कि बेटा एक काम करो, आप जाके हर हर दिन 5 ग्राम बादाम खाया करो, मान लो मैं बोल देता हूँ किसी स्टूडेंट को, तो वो क्या करेगा, कोई ऐसा, उसको पता होना चाहिए ना कि 5 ग्राम्स कितना होता है, उसको ये तो पता होना चाहिए ना। ये नहीं कि वो जाए और 1 किलो इतना बहुत सारा बादाम एक दिन में खा जाए। तो वो चीजें, इसलिए उसका एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कि आपको जो 1 किलो लग रहा है वही मेरे को 1 किलो हो, मेरे को जो 1 मीटर लग रहा है वही आपके लिए 1 मीटर हो, मेरे लिए 1 लीटर जो है वही आपके लिए 1 लीटर हो। ठीक, तो ये चीजें होगी। दूसरी चीज होगी आर्बिट्रेरली चोजन। आर्बिट्रेरली चोजन, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? किसी को पता है बेटा? नो सर। देखो, नो सर। इसका मतलब मैं बताता हूँ, आपको फिर समझ आएगा कि यूनिट्स को हमने ऐसे ही चूज कर लिया हवा में, कोई दिक्कत नहीं है। हवा में चूज करने का मतलब है, देखो इस वर्ड की बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेरली चोजन, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है बड़ा बड़ा, इसका मतलब है कि रैंडमली चूज कर लिया है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बात थी, किसी ने बाहर से एलियंस आए और उन्होंने बताया कि यार हम लोग 1 मीटर इसको बोल रहे हैं, आप भी बोलो, नहीं। मुझे लगा भाई मेरी मर्जी, जो शुरू में जिन लोगों ने बताया उन्होंने कहा कि देखो इतनी दूरी है, इसको मैं 1 मीटर बोलूंगा, तो कोई उसको ये नहीं बोल रहा भाई क्यों बोलेगा, बोलेगा मैं तो बोलूंगा। तो जब से स्टार्ट हुई चीजें, आर्बिट्रेरली मतलब रैंडमली किसी भी पॉइंट को, चीज को लिया और बोला कि ये 1 मीटर है। लेकिन आज के बाद से हम सब इस इतनी ही लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, और सबको यही बताएंगे कि यही 1 मीटर है, तो वो सेट हो गया ना स्टैंडर्ड। यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में जो चेंज कर सकते थे, बट एक बार जो ले लिया वही ले लिया, और उसको लेने का कोई बेसिक नहीं था, उसको रेंडमली लिया गया। तो इसका मतलब है कि रेंडमली चोजन है, आर्बिट्रेरली चोजन। एक वेट उठाया कि इसको मैं 1 किलोग्राम बोलूंगा, अब हमेशा 1 ही किलोग्राम इसी को बोलेंगे, एक बार बोल दिया और हमेशा यही बोलेंगे कि यार इतना अगर वेट है तो वो 1 किलोग्राम है। तो वो, लेकिन चॉइस, इनिशियल चॉइस, तो पहली चॉइस हमने बनाई थी कि वेट क्या होगा 1 किलोग्राम, वो रैंडम थी, कुछ भी चीज उठाई भाई ये 1 किलोग्राम है। बट आज के बाद इतनी ही वेट अगर हुआ तो ही उसको 1 किलोग्राम बोलेंगे, तो ये आर्बिट, इसका मतलब है रैंडमली चोजन। सेम अदर चीजों के लिए होगा। अब देखो ये चीज तो हम देख चुके हैं कि सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, एमकेएस क्या है, अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के अलग अलग सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज होगा, यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम। एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस में मीटर किलोग्राम और सेकंड। ये चीजें, ये तो आपको बेसिक है, पता ही होंगी, इतना ये आती भी नहीं है कहीं ज्यादा। अब मेरे को ये बताओ, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर रहे थे, क्वांटिटीज को विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, उसमें हमारे पास 3 टाइप होंगी। कोई मेरे को हेल्प करेगा एक एक के लिए? हैंड रेज रखिए बेटा। हाँ, दीपिका आप बताइए। Types of physical quantities. Number 1, fundamental quantities. ठीक है, अच्छा इसका इसका किसी को मतलब भी पता है कि ये कौन सी है? साक्षी आप बताइए। साक्षी भाटिया। Sir, mass, length and time. मास, लेंथ एंड टाइम, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। मास, लेंथ और टाइम। कोई और बच्चा इसमें ऐड करेगा? और भी होती है, सिर्फ इतनी ही है? यस। So 7 intensity, current, टेम्परेचर। temperature, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया है मोटा मोटा कि इतनी, इनके अलावा भी चीजें होती है ना। अभी आज हम उन्हीं 7 होती है बेटा, उन्हीं को देखेंगे और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, देखो फंडामेंटल होंगी, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, क्योंकि ये स्वतंत्र है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला इनकी ये ओनली प्रॉपर्टी है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। हेल्प नहीं चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी है। दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
लेंथ के लिए हमारे पास है क्या, बोलते थे। चलिए बेटा माइक ऑन कर लीजिए, जिसको भी कंट्रीब्यूट करना है आप करेंगे, 5 मिनट बचा है इसको। लेंथ के लिए हमारे पास मीटर है, मीटर, मास के लिए हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम है। बेटा सब बोलिए, डिस्प्ले पे दिख रहा है, सब बोलिए, पार्टिसिपेट करेंगे। टाइम के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है, एम्पियर। टेम्परेचर के लिए क्या है, केल्विन। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है, मोल, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या है, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला। तो देखो ये सारी की सारी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक या किन्हीं भी 2 या 3 को मिला के अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड, क्योंकि फंडामेंटल की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर देखो ऊपर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी रखी, नीचे एक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। एफडी लिख दिया यार मैंने, एफ क्यों लिखना था, समझ नहीं आया होगा आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी 1 डिवाइड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी 2 इक्वल्स टू क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, हो गया। दूसरा बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन से भी आ सकता है, अगर डिराइव्ड क्वांटिटी निकालनी है तो अगर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया तो भी वो डिराइव्ड हो गई। तो अब देखो कुछ एग्जांपल अगर लूं मैं, तो एग्जांपल बताओ क्या रहेगा। क्या एरिया एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस सर। क्यों है, क्यों है बेटा, सर क्योंकि लेंथ को भी हम मीटर्स में ही करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर्स में। ठीक है। तो लेंथ थी और ब्रेड्थ थी, वो मीटर था, इसका ये एक फंडामेंटल रही ना। देखो एक मान लो मैंने स्क्वायर लिया, इसकी एक लेंथ रही L और इसकी एक ब्रेड्थ रही, तो ब्रेड्थ और लेंथ का जो मेजरमेंट है, बिल्कुल आपने सही बोला कि ब्रेड्थ का मेजरमेंट भी मीटर में होगा, और मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि लेंथ की है, ठीक। और लेंथ जो है हाँ, और लेंथ का भी मेजरमेंट सिमिलरली मीटर्स में ही होगा। तो अगर हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो रहा है ना, तो क्या आया, क्वांटिटी आई डिराइव्ड क्वांटिटी, और एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली आप मेरे को हेल्प कीजिए, वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कोई बताएगा, बोलो बेटा माइक ऑन करके, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेंथ, ठीक है, एल। और इसका यूनिट टाइम का सेकंड, ठीक है, टाइम का सेकंड। तो इसका मीटर हो गया। अरे यार क्या हो रहा है इसमें, ये भी बोल रहा है क्लास बंद कर दो, मीटर और नीचे हो गया, नीचे सेकंड। तो टोटल क्या फाइनल क्या आया, मीटर मीटर पर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट यही होता है ना, मीटर पर सेकंड। बट हमें यहाँ से पता चला कि वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ था बाय टाइम। ठीक है बेटा, बात कर रहे हो लोग माइक ऑफ कर लीजिए। एक्सेलरेशन, अब देखो कल करेंगे एक्सेलरेशन को ना, ताकि आपको ये वाली चीज दोबारा से याद रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा हमने टाइम कम लिया है। एक बार फिर से जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इसको करेंगे। अभी बेटा आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि क्लास का थोड़ा पेस हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, तभी हमारा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्लास में टारगेट कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर लीजिए, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए, और आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर डाउट नहीं है।